इसके इस सेशन में आप सभी छात्रों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे फिजिक्स के नेक्स्ट टॉपिक जो कि प्रिज्म हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में। आज हम बात करेंगे रिले स्कैटरिंग यानी रिले प्रकीर्णन क्या है, रिले के नियम क्या हैं, ऑप्टिक्स के और कुछ प्रिज्म पे आधारित न्यूमेरिकल्स को हम लोग हल करेंगे। तो रिले स्केटिंग क्या है, रिले स्केटिंग की के पीछे रिले स्केटिंग होता क्या है, और आसमान नीला क्यों दिखाई पड़ता है, महासागर का रंग नीला क्यों होता है, सूर्योदय सूर्यास्त के समय आसमान का रंग लाल, और जो है अगर हम लोग देखते हैं अंतरिक्ष से तो पृथ्वी नीली क्यों दिखाई देती है, महासागरों के कारण ही स्कैटरिंग किस प्रकार से होती है। तो इसका हम विश्लेषण इस टॉपिक में करेंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं आगे की ओर। रिले स्कैटरिंग क्या है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। रिले के नियम से हम लोग स्टार्ट करते हैं। रिले के नियम क्या हैं। तो हमने जैसे रिलेज ने देखा कि सूर्योदय तथा शुरुआत के समय सूर्य का रंग लाल तथा आसमान व महासागरों का जल का रंग नीला प्रतीत होता है। सारी भौतिक घटनाएं प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण होती हैं। वास्तव में प्रकाश का प्रकीर्णन सूर्य के प्रकाश का वायुमंडल में उपस्थित अशुद्धियों जैसे धूल के कणों, जल वाष्प इत्यादि के द्वारा अवशोषित कर इसे पुनः विकसित कर देने की घटना है। जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल से गुजरता है तो इस प्रकार का अधिकांश भाग वायुमंडल में मौजूद अशुद्धियों के द्वारा शोषित कर लिया जाता है, और ये अशुद्ध कण प्रकाश को पुनः स्थापित करते हैं, यानी पुनः किसी भी दिशा में वितरित कर देती हैं। यह घटना प्रकाश के प्रकीर्णन कहलाती है। यानी मान लिया जाए कि प्रकाश ये कोई पार्टिकल्स हैं, जब प्रकाश इस पे पड़ता है आकर, तो ये पार्टिकल्स क्या करते हैं कि इसको अवशोषित कर लेते हैं। अवशोषित करने के बाद यही पार्टिकल्स उसको पुनः किसी दूसरी दिशा में भेज देते हैं। तो यही घटना कहलाती है प्रकाश के प्रकीर्णन की। ठीक है, अब देख लेते हैं कि किस तरीके से हमें सुबह का समय या शाम के समय का जो है आकाश का रंग नीला अथवा लाल दिखाई देता है। चलिए अब हम बात करते हैं आकाश के कुछ नीले और लाल रंग की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं सूर्यास्त के समय, सूर्योदय के समय किस प्रकार से लाल रंग दिखाई देता है। तो आपको पता है कि इस तरीके से हमें ये लाल रंग दिखाई दे रहा है। अब इसी क्रम में हम लोग सूर्योदय के सूर्यास्त का समय का चित्रण को प्रेजेंट करना हो, इस तरीके से आपको लाल रंग दिखाई देता है, और सूर्यास्त हो रहा है, अब आपको लाल रंग दिखाई देता है। अब इसी प्रकार से हम महासागर्स की बात करते हैं। तो ओशियंस में देखिए, पैसिफिक सी का सारे महासागर को मैंने संकलित कर लिया है गूगल के एक टूल से। इसमें आपको दिखाई दे रहा है जो भी महासागर हैं सभी महासागरों का रंग आपको नीला दिखाई दे रहा है। ये स्कैटरिंग के कारण है। स्कैटरिंग का मतलब ये है, प्रकीर्णन का मतलब कि जो यहाँ पर वायुमंडल में जलवाष्प के कण हैं वो आपके प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं, पुनः दूसरी दिशा में उसको जो है प्रकीर्णित कर देते हैं, यानी रिफ्लेक्ट कर देते हैं। इसी की घटना को कहा जाता है प्रकीर्णन कहा जाता है। आपको जिस प्रकार से यहाँ दिखा हिंद महासागर, पैसिफिक सागर और प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर और जितने भी महासागर से यहाँ पर दिखाई देते हैं सभी का रंग आपको नीला ही दिखाई देता है। ये हमें प्रकीर्णन के कारण ही होता है। यानी ये कह सकते हो कि आसमान शुद्ध अगर वो आसमान होगा तो वो नीला हमें दिखाई देगा। अगर अशुद्धियाँ या धूल के कणों की अशुद्धियों के कारण ही हमें आसमान जो है नीला दिखाई देता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं रिले स्कैटरिंग पे। चलिए अब हम बात करते हैं कि रिले का प्रकीर्णन का नियम क्या है, यानी रिले स्कैटरिंग लॉज क्या हैं। चलिए अब हम बात करते हैं रिले के प्रकीर्णन का नियम। तो रिले के प्रकीर्णन के नियम के अनुसार प्रकाश के प्रकीर्णन की तीव्रता आई प्रकाश की तरंगदैर्घ्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी आप कह सकते हो कि आई जो है वो समानुपाती हो गई 1/λ⁴ के।
ठीक है। अब यहीं से आप लोग अनुमान लगा लेते हैं, हम लोग ये कह सकते हैं कि आसमान का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, क्योंकि हम लोग अगर प्रिज्म वाइट लाइट की स्कैटरिंग की बात करें तो वाइट लाइट के डिस्पर्जन में सबसे लोवेस्ट वेवलेंथ किसकी होती है, वायलेट की। सबसे हाईएस्ट वेवलेंथ किसकी होती है, रेड की होती है। तो जब लोएस्ट वेवलेंथ वायलेट की है तो इसका मतलब स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा किसकी होगी, यानी प्रकीर्णन किरण सबसे ज़्यादा हमारा वायलेट कलर का होगा। तो इसीलिए हमें आसमान नीला दिखाई देता है और महासागरों के ऊपर भी हमें आसमान नीला दिखाई देता है। तो स्केटिंग सबसे ज़्यादा हमारी किसकी हो गई, वायलेट कलर की। चलिए यहाँ से हमें ये प्रूफ चल गया कि हमें आसमान नीला क्यों दिखाई देता है, प्रकीर्णन के कारण। बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आएगा बोर्ड के एग्जाम में, अवश्य सभी छात्र इसको पढ़ लें। अब हम आ जाते हैं कि कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं कि ये क्वेश्चंस प्रिज्म से संबंधित कुछ क्वेश्चंस क्या हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस बार हमारे कोर्स से रमन का इफ़ेक्ट हट गया है। तो रमन का इफ़ेक्ट फ़िलहाल रमन इफ़ेक्ट हम नहीं बताने जा रहे हैं। सीधे सीधे हम लोग ये पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 2009, 2007 और 2017, 18, 19 में भी आया हुआ है। एक प्रिज्म पदार्थ का अपवर्तनांक n बराबर आपके पास दिया गया है कितना, √2, तथा प्रिज्म का कोण A इक्वल टू द दिया गया है आपका 60 डिग्री। ठीक है। तो अल्पतम विचलन कोण तथा आपतन कोण I तथा अपवर्तन कोण और निर्गत कोण हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें न्यूनतम विचलन डेल्टा ज्ञात कर लेना है। तो हमारे पास ये A और ये दिया गया है, तो डेल्टा M कैलकुलेट कर लेना है कि कितना न्यूनतम विचलन होगा। तो हमारे पास फार्मूला है कि N इक्वल टू द होता है साइन डेल्टा M प्लस A बाई ट्वाइस साइन A बाई ट्वाइस अपान साइन A बाई 2। ठीक है। अब इस फार्मूले का उपयोग करते हुए हम लोग इसको आराम से लगा सकते हैं। देखते हैं कि किस तरीके से इस फार्मूले का उपयोग होगा। तो हमारे पास जो है √2 हो जाएगा, √2 इक्वल टू द ये आ गया साइन 60 प्लस डेल्टा M बटे 2 बाई आ जाएगा आपका साइन 60/2, साइन 60/2 इक्वल टू द 1/2 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ये आपका जो है 30 हो गया। तो अंडर रूट यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये √2 इक्वल टू द साइन 60 प्लस डेल्टा M बाई 2 बाई साइन 30, साइन 30 का मान 1/2 होता है। चलिए अब नेक्स्ट पेज पे की ओर हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे हम लोग आ गए। तो अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। तो ये आ गया साइन 60 प्लस डेल्टा M बाई 2 इक्वल टू द √2 इंटू साइंस 30, साइन 30 का मान 1/2 होता है। तो ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी साइन 60 प्लस डेल्टा M बाई 2 इक्वल टू द ये √2 इंटू 1/2 हो जाएगा। अगर हम लोग इसको काट दें तो ये √2 आ जाएगा, यानी हमारे पास जो वैल्यू बची 1/√2 हो गया। तो 1/√2 का मतलब होता है 45 का कोण। तो साइन 60 प्लस डेल्टा M बाई 2 इक्वल टू द साइन 45 आ गया, साइन 45 आ गया। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं हमारे पास क्या मिलता है। तो हम आगे की ओर बढ़ गए। तो साइन ये आ गया 60 प्लस डेल्टा M बाई 2 इक्वल टू द उधर आ जाएगा 45 से क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया 90 हो गया। तो 60 प्लस डेल्टा M इक्वल टू द 90। सो डेल्टा M विचलन कोण हमारा आ जाएगा, वह आ गया
कितना 60 में से इधर चला गया, यानी हमारा 30 डिग्री का विचलन कोण आ गया, यानी डेल्टा एम हमारा 30 डिग्री का विचलन कोण आ गया। अब हमारा इमर्जिंग एंगल निकालना है, आई इक्वल टू द कितना निकलेगा, चलिए इसको हटाते हैं, आई एंगल हम लोग निकालते हैं। तो आई एंगल इक्वल टू द आपको पता है कितना होता है, ए प्लस डेल्टा एम बाई 2, यानी कह सकते हैं हमें ए कितना हमारा है 60 प्लस 30/2 इक्वल टू द 45, यानी इंसिडेंट एंगल हमारा निकल आया और हम लोग 45 डिग्री का इंसिडेंट एंगल निकल आया। अब इमर्जिंग एंगल निर्गत कोण आई डैश भी हमारा सेम होता है, वो आई के बराबर होता है, यानी 45 हो जाएगा। अब अपवर्तन कोण आर इक्वल टू द a/2 होता है, तो a/2 का मतलब हमारा 30 डिग्री हो जाएगा। तो तीनों एंगल्स हमारे निकल आए। अब चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, वो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चंस, यानी से 60 के कोण पर, यानी 60 के कोण वाले प्रिज्म के प्रकाश के लिए न्यूनतम विचलन 30 का है, तो स्थिति में आपतन कोण का मान ज्ञात करिए। यानी यहाँ पर न्यूनतम विचलन हमारा कितना है 60 का है, तो आपतन कोण आई ज्ञात करना है। चलिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तो क्वेश्चन अच्छा होने तो हमें पता है कि आई हमारे पास डेल्टा एम कितना दिया गया है 30 का दिया गया है, और ए इक्वल टू द हमें पता ही है कि ये हमारे पास 60 डिग्री का दिया गया है। तो हमें आई कैलकुलेट कर लेना है, तो आई इक्वल टू द क्वेश्चन मार्क, हमें जैसा कि पता है कि आई इक्वल टू द होता है ए प्लस डेल्टा एम बाई 2, जो कि हमें प्रश्नानुसार हमने ज्ञात कर लिया है। तो अब यहाँ पर कितना हो जाएगा 60 प्लस 30/2 इक्वल टू द यहाँ पर भी 45 का हमारा विचलन कोण निकल आएगा, यानी 45 का हमारा आई की वैल्यू हमारी 45 डिग्री हमारी आ गई। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, तो इसको भी हम लोग फिलहाल हल कर लेते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। ये भी क्वेश्चन खूब आया हुआ है, तो अब जो भी क्वेश्चंस खूब आए हुए हैं उनको फ़िलहाल हमें हल ही करना है। उसके लिए मेरे पास कोई चारा नहीं है कि हम ना हल करें, क्योंकि क्वेश्चंस जितने ज़्यादा हम लोग हल करेंगे उतने ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदा होगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि प्रकाश की एक किरण वायु से कांच में 45 के कोण पर आपतित होती है। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारे पास है ये हो गया। स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो यदि प्रकाश की एक किरण वायु से कांच पर 45 के कोण पर आपतित हो या 15 का विचलन बनाती हो, तो कांच के पृष्ठ पर क्रांतिक कोण की गणना कीजिए। तो क्रांतिक कोण हमें लोग आराम से निकाल सकते हैं कांच में, तो वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से निकलता है। तो डेल्टा इक्वल टू द हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा आई माइनस आर हो जाएगा, क्रांतिक कोण की बात हो गई। तो यहाँ पर आर इक्वल टू द हमारे पास आ जाएगा आई माइनस डेल्टा आ जाएगा, ये विचलन हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास डेल्टा इक्वल टू द 45 डिग्री का एंगल दिया गया है, माइनस 45 का दिया गया माइनस 15 का, यानी विचलन कितना है 15 का है। तो ये हमारे पास 30 डिग्री का अपवर्तन कोण हमारे पास प्राप्त हुआ है, यानी आर इक्वल टू द हमारे पास प्राप्त हो गया है कितना 30 डिग्री का प्राप्त हो गया। अब हमें इस स्नेल के नियम के अनुसार हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो n इक्वल टू द साइन आई बाई साइन आर होता है। तो अब साइन आई बाई साइन आर हो गया, तो आई इक्वल टू द हमें पता है कितना हो जाता है। तो यहाँ पर हम क्रांतिक जो है 1 बाई साइन आई की वैल्यू 45 डिग्री 45 और आर की वैल्यू आपने निकाल लिया था। तो साइन आर की वैल्यू हमारे पास 30 डिग्री है आर की वैल्यू, तो 45। तो इसको अगर हम हल करें तो हमारे पास जो है सॉल्यूशन इस तरीके से आ जाएगा 1/n इक्वल टू द 1/√2
पर 45 की वैल्यू 1/√2 और 1/2 ये नीचे आ गई। यानी हम अगर हल करते हैं तो हमारी वैल्यू आ जाएगी √2, यानी n हमारे पास ये निकल आया। अब हम क्रांतिक कोण आराम से निकाल सकते हैं। तो क्रांतिक कोण की डिफिनेशन है n = 1/sin c। तो sin c अब अगर sin c की बात कहते हैं तो sin c = 1/n आ जाएगा। तो sin c = 1/√2 आ जाएगा। 1/√2 किस कोण की वैल्यू है? sin 45 की वैल्यू है। 45 आ गया। तो हमारे पास जो सॉल्यूशन है इसका आ जाएगा n = 45 डिग्री आ जाएगा। सॉरी C = 45 डिग्री आ जाएगा। यानी ये हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारी वैल्यू आ गई वो C = 45 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि sin C की वैल्यू जो आती है sin C = sin 45 आ गया। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर आ गया। चलिए अब आगे की और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पास अगर कोई है तो उसको हल कर लिया जाए, अन्यथा हम अब सॉल्यूशन को बंद करते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। यदि कांच के एक पतले प्रिज्म पर जल में डुबो दें तो सिद्ध कीजिए कि प्रिज्म द्वारा उत्पन्न प्रकाश का आपतन विचलन तथा कोण में रखने पर न्यूनतम विचलन का 1/4 रह जाता है। ANG = इतना दिया गया है 3/2 और हवा के सापेक्ष ग्लास 3/2 है और वाटर के सापेक्ष जो है हवा 4/3 है। चलिए, तो वायु का न्यूनतम विचलन और जल का न्यूनतम विचलन की हम लोग गणना कर लें तो ये बहुत आसान है। तो डेल्टा MW की बात कहते हैं, MW डेल्टा MW बात करें तो यहाँ पर WNG-1 की बात करेंगे, A हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा हम लोग डेल्टा यही बात कर लेते हैं, डेल्टा MA एयर का देख लेते हैं। तो ये बटे में आ जाएगा यहाँ पर A। ठीक है, ये तो ये हमारा ANG-1 इंटू कैपिटल A आ जाएगा। जहाँ से हमारा A और A कैपिटल कट जाएगा तो हमारे पास अब वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर अगर हम लोग दोनों के बीच का वो देख लेते हैं तो ANG हमें नहीं पता है, चूँकि हमें ANG पता है और WNG नहीं पता है। तो ये 1/, में इसकी डिफिनीशन हो जाएगी। तो हमारा जो ये वैल्यू आ जाएगी 3/, ऊपर वाला 3/2/4/2 -1 पहला हो जाएगा और बटे ये आ जाएगा 3/2 -1 आ जाएगा। चलिए आगे की ओर अब हम लोग बढ़ते हैं इसी क्रम में धीरे धीरे। जब इस क्रम में आगे की ओर बढ़ेंगे तो 1/8 आपका 1/2 आ जाएगा और ये आपका 1/4 वैल्यू आ जाएगी। चलिए, ये आपका फाइनल सॉल्यूशन आ गया। अब हम बात करते हैं आज की, यहीं पर क्लास ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।